गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर यूनिकॉर्न बॉटनी का आज जो टॉपिक होगा स्रावी उत्तक, जिसे क्या कहते हैं सेक्रेटरी टिश्यूज कहते हैं। तो हम लोग आज सेक्रेटरी टिश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। स्रावी उत्तक सेक्रेटरी स्रावी उत्तक कोशिकाओं में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और इन उपापचयी क्रियाओं के पश्चात कुछ पदार्थों का निर्माण होता है, अतिरिक्त पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। वैसे कोशिकाओं का समूह जिनकी प्रकृति स्रावी होती है, जो अतिरिक्त पदार्थों का स्राव करते हैं, मिलकर स्रावी उत्तक का निर्माण करते हैं। कोशिका कोशिका में क्या होती है? उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिकेशन जिसे कहते हैं। उपापचयी क्रिया जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रिया के पश्चात अतिरिक्त पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ का निर्माण होता है और इस अतिरिक्त पदार्थ को स्रावी पदार्थ भी कहते हैं। स्रावी पदार्थ या सेक्रेटरी सब्सटेंस कहा जाता है। ये अतिरिक्त पदार्थ स्रावी पदार्थ जो है कोशिका से क्या होते हैं? बाहर आते हैं। कोशिका से बाहर होता है स्राव। इस प्रकार के कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? स्रावी उत्तक का निर्माण करता है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अतिरिक्त पदार्थ स्रावी पदार्थ का निर्माण होता है, उनमें से कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एक आपका होता है जल, उसके बाद आपका होता है रेसिन, टैनिन होता है, गम होता है, एक हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या होता है? स्राव होता है। अब उपापचयी जो उपापचयी क्रियाओं में जो अतिरिक्त पदार्थों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है, स्रावी कोशिकाओं द्वारा उनका स्राव होता है और वैसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्रावी उत्तक कहते हैं। तो स्रावी उत्तक क्या होता है? स्रावी कोशिकाओं का समूह, स्रावी कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह या ऐसी कोशिकाओं का समूह जो स्राव में सहायता करती है। कोशिकाओं का समूह
का समूह जो स्राव में सहायता करती है, स्राव में सहायता करती, क्या किसका निर्माण करती है? स्रावी ऊतक का निर्माण करती है। अब स्रावी ऊतक जो होते सेक्रेटरी टिश्यू जो होते मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बाह्य स्रावी ऊतक, दूसरा होता है इंटरनल अंतःस्रावी ऊतक। तो जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि बाह्य स्रावी ऊतक जो होगा वह जो है पादप के बाहरी भाग में क्या होता है? उपस्थित होता है। और जो अंतःस्रावी ऊतक होता है वह पादप के आंतरिक भाग में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो दो प्रकार के होते हैं स्रावी ऊतक। स्रावी ऊतक ये सेक्रेटरी टिश्यू, सेक्रेटरी टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। बाह्य स्रावी ऊतक, बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी ऊतक, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू। जो दूसरा प्रकार होगा उसे अंतःस्रावी ऊतक कहते हैं। अंतःस्रावी ऊतक जिसे इंटरनल टिश्यू कहा जाता है, इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू, इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल सेक्रेटरी। बाह्य स्रावी ऊतक जो होते हैं पादप के बाहरी भाग में उपस्थित होते हैं। पादप के बाह्य भाग में, बाह्य भाग में पाए जाते हैं। ये क्योंकि अंतःस्रावी ऊतक जो है पादप के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। पादप के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। यहां हमने चर्चा की स्रावी पदार्थों के बारे में। कुछ और स्रावी पदार्थ होते हैं जिसमें एंजाइम, हार्मोन्स भी होते हैं, तो ये कुछ मुख्य पदार्थ हैं। जल जो है उसका स्राव होना, रेसिन, टैनिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे दम करते हैं, रससा पदार्थ होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन्स होता है। तो स्रावी ऊतक दो प्रकार के हो गए, बाह्य स्रावी ऊतक, अंतःस्रावी ऊतक। बाह्य स्रावी ऊतक जो होता है पौधे के बाह्य भाग में उपस्थित होता है, पादप के बाहरी भाग में उपस्थित होता है, जो दिखाई देता है, स्पष्ट होता है। और दूसरा जो होता है अंतःस्रावी ऊतक होता है, और अंतःस्रावी ऊतक जो है पादप के आंतरिक भाग में क्या होता है? उपस्थित होता है। आइए हम चर्चा करते हैं बाह्य स्रावी ऊतक के बारे में। तो वैसी कोशिकाओं, सारी कोशिकाओं का समूह जो पादप के बाह्य भाग में उपस्थित होती है, इसका निर्माण करती है, बाह्य स्रावी ऊतक का निर्माण करती है। बाह्य स्रावी ऊतक जो है पादपों में उप त्वचा तथा अधोत्वचा हाइपोडर्मी जो है उसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। तो हम संरचना देखते हैं। बाह्य त्वचा यह अपनी एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा जिसे कहा जाता है, और उसके नीचे जो है कोशिकाओं का जो समूह होता है
कहते हैं हाइपो पौधे के बाह्य भाग में उपस्थित होता है। यह जो है एपिडर्मिस, जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तथा उपत्वचा, ये आपका अधो त्वचा है, अधो त्वचा, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसके ऊपर का जो सतह होता है, बाह्य त्वचा के ऊपर का सतह होता है, उसे उपत्वचा कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, उपत्वचा या क्यूटिकल कहा जाता है। अब जो स्रावी पदार्थ होते हैं वह जो है कोशिकाओं के मध्य क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये जो उपत्वचा की कोशिकाएं हैं या अधोत्वचा की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है। क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान, स्थान। और ऊपर का जो सतह है ये उपत्वचा है। तो अंतःकोशिकीय स्थान के बीच यहाँ क्या होता है, स्रावी पदार्थ क्या होता है, आपका एकत्रित होता है। यहाँ जो है ये आपके स्रावी पदार्थ है। स्रावी पदार्थ क्या होते हैं, स्रावी पदार्थ एकत्रित होते हैं। अब जो उपत्वचा है वो क्या होता है, टूटती है। उपत्वचा क्या होती है, यहाँ से आपकी उपत्वचा क्या होगी, टूटेगी। तो उपत्वचा के टूटने के कारण क्या होता है, आपका स्रावी पदार्थ क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ये स्रावी पदार्थ हैं और स्रावी पदार्थ क्या होते हैं, आपके बाहर आते हैं। ये आपके स्रावी पदार्थ, स्रावी पदार्थ। तो उपत्वचा के टूटने के पश्चात क्या होता है, जो संग्रहित स्रावी पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, स्राव होता है। अब जो स्रावी जो कोशिकाएं होती हैं वह या तो एक कोशिकीय हो सकती है या बहुकोशिकीय हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है या मल्टीसेलुलर हो सकती है। तो स्रावी जो कोशिकाएं हैं, स्रावी कोशिकाएं, स्रावी कोशिकाएं, स्रावी कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। तो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, या बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो स्रावी कोशिका दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर होती है एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होती है। अब हम आइए देखते हैं कि स्रावी कोशिका, जो बाह्य स्रावी कोशिका जो है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो बाह्य स्रावी कोशिका के प्रकार के बारे में, तो बाह्य स्रावी कोशिका जो है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक दो बाह्य स्रावी कोशिकाओं के प्रकार, बाह्य स्रावी कोशिका। तो यहां हमने देखा कि बाह्य स्रावी कोशिकाएं जो होती है या तो एक कोशिकीय होंगी या आपकी बहुकोशिकीय होती है। और कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। इसे ग्लैंडुलर हेयर्स, ग्लैंडुलर हेयर्स, ग्रंथि या रोम जिसे कहा जाता है, या रोम ग्रंथियां,
रोम ग्रंथियां, रोम ग्रंथि। दूसरा होता है नेक्टेरिस, नेक्टेरिस। तथा तीसरा होता है हाइडाथोड्स, जलरंध्र जिसे कहते हैं हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स जिसे जलरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलरंध्र, जलरंध्र। तो 3 प्रकार के होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ग्लैंडुलर हेयर्स, नेक्टेरिस तथा जलरंध्र हाइडाथोड्स। अब आइए हम चर्चा करते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स के बारे में। अब ग्लैंडुलर जो होता है, ये रोम ग्रंथि जो होती है एक कोशिकीय होगी या बहुकोशिकीय होती है। तो पहला ऐसा गुण है, या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। दूसरा जो है, इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? उपत्वचा या बाह्य त्वचा में होती है। और इनके द्वारा क्या होता है? स्रावी पदार्थों का क्या होता है? स्राव होता है। स्रावी पदार्थ इससे निकलते हैं। और जो ग्लैंडुलर हेयर्स जो हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जो है ड्रोसेरा जो होता है, जो कीटभक्षी पादप होता है, उसमें आपके क्या होते हैं? ग्रंथि और रोम पाए जाते हैं। ड्रोसेरा या जिसे हम कहते हैं कीटभक्षी पादप। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ग्लैंडुलर हेयर्स कितने प्रकार के होते हैं उसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण, तो ग्रंथि और रोम का उदाहरण है, पहला जो है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा पादप में उपस्थित ग्रंथि या रोम या रोम ग्रंथि, रोम ग्रंथि। अब ड्रोसेरा जो होता है एक प्रकार का कीटभक्षी पादप होता है। कीटभक्षी पादप वैसे पादप होते हैं जो कीट का भक्षण करते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि कीटभक्षी पादप जहाँ उगते हैं, जिस प्रकार की भूमि में उगते हैं, वहाँ क्या होता है, जमीन में क्या होता है, खनिज लवण की क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी पाई जाती है। और आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है पौधे के लिए क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है। क्योंकि नाइट्रोजन के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के द्वारा एंजाइम्स का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन जो है आवश्यक तत्व होता है। और जहाँ ये पौधे उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पादप क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। और कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं? एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? उनका पाचन करते हैं। तो ड्रोसेरा जो है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, तो ड्रोसेरा में जो क्या होती है, पादप में क्या होता है? रोम ग्रंथि पाई जाती है। और वो रोम ग्रंथि जो होती है उससे क्या होता है? एंजाइम का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? एंजाइम का स्राव होता है। और एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम क्या करते हैं? कीटभक्षी का, कीटों का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। कीटों का पाचन, कीटों का पाचन, कीटों का पाचन करते हैं। और कीटों के पाचन के पश्चात क्या होता है? नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्राप्ति, नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। सो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आपके कीटभक्षी पौधों के, जैसे ड्रोसेरा हो गया, डायनिया हो गया, निपेंथिस हो गया। इस प्रकार के पादप जो हैं वैसी जगह पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है।
तो कीड़ों का भक्षण करते हैं, उनका पाचन करते हैं और नाइट्रोजन की क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उस नाइट्रोजन के द्वारा जो है उसका उपयोग करके जो है प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करते हैं। दूसरा इसका जो उदाहरण है आपका रोम ग्रंथि का, वह है आपका लवण ग्रंथियां जो पाई जाती है मैंग्रोव पादप में। लवण ग्रंथि, लवण ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव प्लांट में, मैंग्रोव प्लांट में, मैंग्रोव प्लांट्स। अब जो मैंग्रोव पादप जो होते हैं वे वैसी भूमि में उगते हैं जहाँ लवण की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक है। तो अधिक मात्रा में लवण की उपस्थिति पौधों में क्या हो सकती है, निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकती है और पौधे के लिए क्या होता है, घातक सिद्ध होता है। तो अतिरिक्त मात्रा में जो लवण उपस्थित है उसका क्या होना चाहिए, स्राव होते रहना चाहिए। तो लवण ग्रंथियां जो मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं उनका कार्य क्या होता है, लवण का स्राव करना। क्या होता है? लवण का स्राव करना। तो लवण ग्रंथि होती है, उसका कार्य क्या होता है, लवण, अतिरिक्त मात्रा में जो लवण है लवण का स्राव करना होता है। क्या होता है? लवण का स्राव करना। तो पहला उदाहरण इसका हो गया रोम ग्रंथि का, आपका ड्रोसेरा में पाई जाने वाली रोम ग्रंथि। दूसरी होती है लवण ग्रंथि मैंग्रोव प्लांट्स में, और तीसरा आपका होता है आपका, ये दो प्रकार के हो गए आपके, एक हो गया आपका ड्रोसेरा में पाए जाने वाले, दूसरा क्या होता है आपका लवण ग्रंथि जो क्या होती है मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती है। तो हमने आज चर्चा की स्रावी उत्तक के बारे में और कितने प्रकार के स्रावी उत्तक होते हैं, और बाह्य स्रावी उत्तक और अंतःस्रावी उत्तक। बाह्य स्रावी उत्तक जो है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और उपत्वचा से होती है, बाह्य त्वचा से होती है। इनके प्रकृति क्या होती है, कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्लैंडुलर हेयर्स, नेक्टेरिस और हाइडाथोर्स, ये मुख्यतः तीन जो प्रकार के आपके बाह्यस्रावी कोशिकाएं होती हैं। तो उसमें हमने अध्ययन किया ग्लैंडुलर हेयर्स के बारे में, रोम ग्रंथि के बारे में। इसका उदाहरण आपका हो गया ड्रोसेरा जो है कीटभक्षी पादप में पाया जाता है, दूसरा लवण ग्रंथि जो होती है वो मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती है। तो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे कुछ और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के उसके प्रकार के बारे में, उनके द्वारा स्रावित पदार्थों के बारे में।